एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे सम जनरल डिफेंसेस की जो किसी भी क्रिमिनल को क्राइम में मिल सकते हैं, जिन चीज़ों को का प्ली लेके वो ये साबित कर सकता है कि वो क्रिमिनल नहीं है। तो ऐसे जनरल डिफेंसेस कुछ 9 से 10 होते हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल जो है प्ली ले सकता है। अब इनमें से सबसे पहला जो डिफेंस माना जाता है वो माना जाता है मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या है? मिस्टेक का मतलब होता है फैक्चुअल एरर, जो आपसे गलती हो गई। अब मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कभी आपसे फैक्ट स्किप हो गया कोई, तो आपसे मिस्टेक हो गई, तो दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब आपको फैक्ट पता होना चाहिए था बट आपको नहीं पता था, तो वहां आप डिफेंस ले सकते हैं। बट मिस्टेक ऑफ लॉ में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो द लॉ। You don't know the fact, acceptable. But if you don't know the law, it is not at all accepted. Let's take an example. आपके आप एक सोल्जर हैं और आपके सीनियर ने आपको शूट करने का या फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। अब ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी है फायरिंग करना, अपने सीनियर को ऑर्डर मानना। तो आपने जो है रैंडमली फायर कर दिया। अब आपने जब रैंडमली फायर किया तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी इन केस अगर आपकी गोली से किसी को हर्ट हो जाता है तो। क्यों? क्योंकि आपने तो अपनी ड्यूटी निभाई, बट यू वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो गोली किसी और को जाके लगी वहां पर। तो इसी तरीके को आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल के वहां पर प्ली ले सकते हैं। बट अगर आपने बिना हेलमेट के आप ड्राइविंग कर रहे हैं और रोड पे अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यहाँ का लॉ नहीं पता था, मैं तो दूसरी कंट्री में था। नो, आपको लॉ पता होना चाहिए जिस कंट्री में आप ड्राइविंग या तो करिए मत, और अगर आप करते हैं तो आपको ड्राइविंग रूल्स पता होने चाहिए। ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पे, जब बाहर के स्टेट के लोग हमारे दिल्ली में जब आ रहे थे और बाहर से जब ये लोग दिल्ली में आ रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए ये कि कोविड के टाइम पे मास्क पहनना हमारे शहर में दिल्ली में कंपलसरी था, और उसको ना पहनने वाले पे 2000 रुपये का फाइन लगाया हुआ था। अब जो हरियाणा, पंजाब, यूपी से आ रहे थे उनको पता नहीं थी ये बात, तो वो जब एंटर कर रहे थे तो उनके ऊपर फाइन इम्पोज हो गया। अब वो ये बार बार प्ली ले रहे थे कि हमें तो ये लॉ पता ही नहीं था। बट अगर आप दिल्ली में कदम रख रहे हैं तो आपको यहाँ के लॉज पता होने चाहिए। तो इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेबल। सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेबल। इसके ऊपर लेटिन मैक्सिम्स भी बनी है। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट। Yes, ignorantia facti facet excused. That means ignorance of fact is excusable. दूसरा है ignorantia justice non excused. Ignorantia justice non excused का मतलब है ignorance of law is not at all excusable. तो ये है पहला आपका डिफेंस जो एक क्रिमिनल ले सकता है किसी भी क्राइम से बचने के लिए। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बाद आपका जो अगला जो डिफेंस आता है वो आता है एक्सीडेंट। अगर आपसे कोई क्राइम हुआ बाय एक्सीडेंट तो उसमें भी आप जनरल डिफेंस ले सकते हैं बचने के लिए। When any act happened with no intention, ये हमने पहले भी पढ़ा है क्राइम में कि आपका अगर इंटेंशन नहीं था, आपका अगर मेंसरिया नहीं था किसी भी एक्ट में, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल। तो अगर एक्सीडेंटली आपसे कुछ हो गया तो हमारे BNS के सेक्शन 18 के अंदर आपको प्ली मिल सकती है। जैसे ए जो है एक लकड़हारा है और उसको काम दिया गया है जंगल में पेड़ काटने का। अब वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, बट अचानक उसकी कुल्हाड़ी का जो ऊपर का लोहा है वो झटके से निकल कर और रोड पे जाते हुए ट्रैफिक में किसी एक इंसान को लग जाता है जो वहां से रोड पे से स्कूटर पे जा रहा था। यहाँ पर उसका सर फट जाता है, तो वो इसके अगेंस्ट केस दर्ज कर देता है। तो वहां पर वो डिफेंस ले सकता है एक्सीडेंट का कि ये एक्सीडेंटली हुआ, मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो अपना काम कर रहा था और काम करते हुए अचानक ऐसा हुआ। तो वहां पर आपका कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं था ये, और आपके हाथ से क्राइम हुआ बट यहाँ मेंसरिया नहीं था, तो आपको इसका प्ली मिल सकता है। हाँ, बट यहाँ पर एक चीज़ देखी जाएगी कि आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए या नहीं लिए। सपोज आपकी कुल्हाड़ी खराब थी काफ़ी दिनों से और आपको ये बात पता थी कि अगर मैं इसको ठीक नहीं कराऊंगा तो इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। या फिर आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में खड़े होकर ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप ऐसे मार रहे हैं और जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो उड़ के किसी के ऊपर जाके लग सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। और कंसेंट से जो है करने वाले पे भी आपको डिफेंस मिल जाता है, इसका पॉइंट आगे आएगा। थर्ड इज नेसेसिटी। अगर कभी कभी
ऐसा कुछ हो जाता है कि ज़रूरत थी उस एक्ट को करने की और उससे नुकसान हो गया किसी को, तो वहां पर भी आपको डिफेंस मिल जाता है। जैसे कि एक्ट डन टू अवॉइड बिग हार्म, किसी छोटे हार्म को बचाने, बड़े हार्म को बचाने के लिए आपने किसी को छोटा हार्म कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या कंपल्शन भी बोलते हैं, या इसको लेटिन जो टर्म है इसकी वो है जस नेसेसिटेट्स। मतलब यहाँ पर आप किसी का भला करने जा रहे हो, आप किसी की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हो। सपोज एक बिल्डिंग में आग लगी है और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब एक आदमी है, उसने खिड़की से नीचे मतलब इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ ऊपर आग लगी है और नीचे आप लोग कुछ प्रोविजन बनाइए, मैं लोगों को एक एक करके नीचे फेंकूंगा। अब नीचे कुछ लोगों ने फॉर्म के गद्दे वद्दे बिछा दिए कि किसी तरीके से ऊपर से अगर कोई गिरेगा तो उसको चोट ना लगे। अब उस आदमी ने एक एक करके लोगों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया, जबकि वो ये बात जानता था कि इनको चोट लग सकती है अगर नीचे फेंका जाए, तो हो सकता है कोई किसी वायर में उलझ जाए या कोई डायरेक्शन गलत हो जाए तो नीचे कहीं और गिर के उसकी असर फट जाए या कुछ हो जाए। बट उस टाइम पे उसका उन लोगों को आग से बचाना ज़रूरी था। इसी तरीके से अगर कहीं बॉम्ब का पता चलता है कि बॉम्ब है वहाँ पर, तो वहाँ से बचाने के लिए अगर कोई किसी को कहीं फेंक देता है, किसी बच्चे को, या धक्का मार देता है या फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देता है समथिंग, उसको ये लगता है मरने से अच्छा यार कोई हाथ पैर टूट के रह जाएगा, कोई बात नहीं, महीने भर में ठीक हो जाएगा वो तो आपने उसको जान से बचाने के लिए उसको फ्रैक्चर करवा दिया खाली, तो ये नेसेसिटी थी। तो वहाँ आपको ये डिफेंस मिल जाएगा कि किसी का बिग हार्म बचाने के लिए आपने उसको स्मॉल हार्म दे दिया। अब इसमें आपका एक्ट ऑफ चाइल्ड है फोर्थ डिफेंस। एक्ट ऑफ चाइल्ड क्या होता है? बच्चे के द्वारा किया गया क्राइम। बच्चे के द्वारा किए गए क्राइम को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला बिलो 7 ईयर्स के हाथ से किया गया क्राइम, दूसरा होता है 7 से 12 साल तक के बीच में किया गया क्राइम, और तीसरा होता है 12 साल के ऊपर के बच्चे से किया गया क्राइम। ये हमारे बीएनएस के सेक्शन आपके 20 और 21 में आता है, और ये बताता है 7 साल से नीचे के किए बच्चे से अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता कि वो क्राइम है, क्योंकि 7 साल से नीचे का बच्चा जो होता है ये मैच्योर होता है, उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। तो उस केस में आप 7 ईयर्स से नीचे के बच्चे को तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में। 7 to 12 ईयर्स के बच्चे के केस में 2 कंडीशन होती है, इफ़ ही इज़ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, या इफ़ ही इज़ इमेच्योर। अगर एक 7 साल से 12 साल तक के बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया, उस केस में जज पहले ये देखेंगे कि इसको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसको समझ कितनी है। अगर ये मैच्योर है और इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं सारी कि ये क्या कर रहा है, इसको सही गलत का समझ में आ रहा है, तो ही विल बी लायबल, उसको पकड़ा जाएगा। बट अगर उसे इतनी समझ ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सपोज एक 9 साल का बच्चा है, उसने क्या किया, किसी तीखे हथियार से किसी को मार दिया, और उसके बाद वो वॉश बेसिन में गया, उसने वो नाइफ धोया, नाइफ धो के दोबारा उसने किचन में रख दिया। इससे साफ साफ पता चलता है उस बच्चे को पूरी समझ है कि वो एक गलत काम करके आया है, और उसने नाइफ को धोया और उसने वापस किचन में रखा, धारदार नाइफ भी लेके गया, इसका मतलब ही नोज एवरीथिंग, तो वो बिल्कुल लायबल है क्रिमिनल लाइबिलिटी लेने के लिए। बट अगर वो उसने उसको स्टैब किया किसी को नाइफ से और रोने लगा या वहीं बैठा रहा, तो इसका मतलब उसको समझ नहीं है इन चीज़ों की, तो ये केस बनता है 7 to 12 के केस में। और अगर 12 से ऊपर है तो डेफिनेटली उसके सर पे क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि 12 साल तक का बच्चा जो है वो इतना मेच्योर हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। यहाँ 7 साल से नीचे के जो बच्चा है उसके केस में एक लैटिन मैगजिम भी आता है, डॉली इनकापेक्स। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है डॉली इनकापेक्स, जिसका मतलब है कि 7 साल से नीचे के बच्चे को आप कंसिडर नहीं करते क्रिमिनल। ओके, नाउ यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मैटर करती है। इसमें आपका नेक्स्ट जो डिफेंस है वो है इंसेनिटी या मेंटल एबनॉर्मलिटी। तो जो आपका इंसेनिटी या मेंटल एबनॉर्मल पर्सन जो है ये आता है बीएनएस सेक्शन 22 में, जिसमें ये बताया गया कि अगर एक इंसान मेंटली इनकेपेबल है, उसे इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो क्या सही क्या गलत कर रहा है, तो उसको डिफेंस मिल सकता है। तो इसमें आपका अनसाउंड माइंड भी आ सकता है, या आप उसका अलग टॉपिक भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें आपका वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है, इंसेन डेल्यूशन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट यही चेक करने के लिए हैं कि अगर सामने वाले इंसान को ये समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर उसकी इस चीज़ की समझ है तो वो
डेफिनेटली क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर कंसिडर होगा। अगर उसको ये समझ ही नहीं है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अंदर इडियट, ल्यूनैटिक या मेंटल डिजीज वाले लोगों को सबको कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक पर्सन अगर नहीं समझ पा रहा है कि क्राइम का नेचर क्या है, क्राइम की पनिशमेंट क्या हो सकती है उसे, या ये गलत है या सही है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्राइम में। इसमें एक डैनियल मैक्टन नॉक्टन केस है, जिसके ऊपर हम नॉक्टन रूल्स भी बनाए हुए हैं हमारे। जो यहाँ पर नॉक्टन था, वो एक इंसेन आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर, स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर जो है वो काम करता था। उसको थोड़ा सा ऐसा था कि ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ के पीएम की वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से वो पीएम का दुश्मन बन गया अंदर ही अंदर। उसने एक दिन क्या किया, उनके सेक्रेटरी को, पीएम के सेक्रेटरी को पीएम समझ के मार दिया। और मारने के बाद उसने ये प्ली दी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ पीएम ने ये सब किया है और इसलिए मैंने मार दिया। तो वहाँ पर जो है उनको पार्शियल जो है इंसेनिटी से तो वो सफ़र कर रहे थे, मगर जब कोर्ट में केस गया तो ये डिसाइड किया गया कि ये सच में क्रिमिनल लायबल है या नहीं है। उसके लिए 5 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि उनको क्या ये बात सही है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। दूसरा, उनको इसकी इंटेंसिटी पता है या नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तीसरा, इनकी इंसेनिटी को प्रूव करने का हमारे पास ज़रिया होना चाहिए कि कितना इंसेन है, पार्शली है या फुल्ली है या बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ये है कि अगर सेम सिचुएशन उसके सामने दोबारा से रिक्रिएट कर दी जाए तो वो तब क्या एक्शन लेता है, तो उसको समझना ज़रूरी है। और लास्ट इज उसको सही और गलत का पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें वो इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो इससे ये पता चल जाता है सामने वाला क्रिमिनल लायबिलिटी लेने के लायक है या नहीं है, या उसे डिफेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफेंस है वो है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इज नशा। अगर कोई इंसान नशे में किसी के साथ बदसलूकी कर देता है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है तो वहाँ भी उसके साथ डिफेंस उसको मिल सकता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपने अगर खुद किया है, आपने खुद को नशा करवाया है, मतलब आपने खुद ड्रिंक किया है, तो कोर्ट ये मानती है कि इफ़ यू आर ड्रंक और आपने खुद अपनी वॉलंटरली जो है वो नशा किया है, तो आपको ये बात पता होती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान को पूरा होश रहता है कि वो क्या सही क्या गलत कर रहा है। बट अगर किसी ने ज़बरदस्ती या धोखे से आपको इंटॉक्सिकेट किया है, आपको नशा करवाया है, तो उस केस में आपको प्ली मिल जाती है कि आपको नहीं पता था कि आप किस फेज़ में हो और आपसे क्या गुनाह हो रहा है। इसमें भी ये टेस्ट किया जाता है कि जो आपने किया वो आपको क्या पता था उस टाइम पे कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते थे। क्योंकि अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते थे तो इसका मतलब आप अपने होश और आवास में थे, तो वहाँ पर आपको फिर ये प्ली नहीं मिलेगी। तो ये हमारे BNS सेक्शन 23 के अंडर दिया गया है इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफेंस है वो है कंसेंट। कंसेंट है हमारे BNS सेक्शन 25 to 29 में, जिसमें अगर खुद से कोई कंसेंट दे दे डैमेज के लिए कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। सपोज पहलवानी चलती है, रेसलिंग्स होती हैं, बॉक्सिंग्स होती हैं, उसमें आप कंसेंट देते हैं कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो इट्स ओके, मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस फाइल नहीं करूँगा, क्योंकि वो कंसेंट से हुआ जो भी हुआ। तो अगर आप कंसेंट दे देते हैं तो नो वन इज गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्रिमिनल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर आप गुड फेथ में किसी के कोई काम कर देते हैं, गुड फेथ मतलब किसी के साथ भला करने के चक्कर में अगर आप कोई काम कर देते हैं ऐसा जिसमें आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके हाथ से कुछ गुनाह हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको डिफेंस मिल जाता है। जैसे डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करते हुए समटाइम्स पेशेंट मर भी जाते हैं या गलत को भी हो जाता है, कोमा में भी चले जाते हैं, तो उस केस में डॉक्टर को आप गिल्टी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि डॉक्टर आपके भले के लिए कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल ये डाल सकते हैं कि सपोज रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ तो वो इंसान बिल्कुल ऐसा था कि उसकी बॉडी में कांच चला गया या कुछ हो गया, और वो अगर इमीडिएटली नहीं रिमूव किया जाता तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता। तो वहीं से एक डॉक्टर गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तो उसकी हॉस्पिटल ले जाने वाली कंडीशन नहीं थी, उनको वहीं पर उसको देखना ज़रूरी था। अगर वो नहीं देखते तो वो ऑन द स्पॉट मर जाता।
तो उन्होंने उसका वो जो है कांच वाँच रिमूव किया, सब कुछ ठीक किया। तो उन्होंने उसका ऑपरेशन भी वहीं ऑन द स्पॉट कर दिया। तो उस केस में कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि आपने जानबूझ के इसको मारा है, क्योंकि मर तो वो वैसे ही जाता, बट उसको बचाने के चक्कर में ही डॉक्टर ने इतना बड़ा रिस्क लिया। तो यहाँ एक्ट डन इन गुड फेथ का प्ली लेके वो डॉक्टर को डिफेंस मिल सकता है। नेक्स्ट इज एक्ट डन अंडर कंपल्शन और थ्रेट। अगर किसी ने आपको कंपेल कर दिया या आपको ज़बरदस्ती आपसे कोई एक्ट कराया है, तो वहाँ पर भी आपको प्ली मिल जाती है। ये सेक्शन 32 BNS में आपको दिया गया है कि अगर आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कोई काम किया है किसी थ्रेट के अंडर, तो आपको डिफेंस मिलेगा। उसके बाद आपका प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस से पहले एक और डिफेंस है, एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। किसी को बहुत थोड़ा सा हार्म हो रहा है, मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, जैसे आपने किसी बच्चे के जोर से गाल खींच लिए या आपने किसी को पैट कर दिया, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं काउंट होते हैं। तो इन चीज़ों को पे भी आपको डिफेंस मिल जाता है। लास्ट इज प्राइवेट डिफेंस, एक्ट डन टू सेफ योरसेल्फ। आपने खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर कोई एक्टिविटी की है, तो आपको डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। आपने खुद की सेफ्टी के लिए कोई एक्ट कर दिया, या आपने अपनी प्रॉपर्टी, आप कोई चोर घुस गया आपके घर में, उससे बचने के लिए आपने कोई डिफेंस ले लिया, या आप पे कोई अटैक कर रहा है तब आपने सामने वाले पे अटैक कर दिया, तो ये सब एक्ट इन सेल्फ डिफेंस माने जाते हैं। तो ये प्राइवेट डिफेंस में भी आपको डिफेंस मिल जाता है। बट यहाँ ये ध्यान रखें, अगर सामने वाला सिर्फ आपके घर में चोरी कर रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हो तो चोरी करने आया था मैंने मार दिया, तो वहाँ आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस है, मारेंगे तब जब आप या तो कोई ऐसा हो कि जो रेप जैसा कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, या वो आपको ही मारने आ रहा है, तो उस केस में सामने वाले को मारना आपके लिए अलाउड है। तो दीज आर सम डिफेंसेस जो कि हमारे IPC या BNS में आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं, जिसके रहते हम लोग काफ़ी सारे डिफेंसेस ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे विद सेक्शंस, और आप इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। पेपर में इस पर ज़रूर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोई भी आपको हेल्प चाहिए LLB या किसी भी एजुकेशन कोर्स के लिए, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। दिस इज एडवोकेट प्रियंका। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर लीगल कंसल्टेंसी ऑल्सो।